3 जुलाई को उन्होंने शपथ ली थी, जो है जयकृष्ण पटेल जी ने, और उन्होंने सवाल लगाया था 11 जुलाई को। तो ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ 8 दिनों के भीतर, तो लगभग आप देखेंगे तो दोनों घटनाओं, विधायक की गिरफ्तारी और पैसे की रिकवरी में लगभग 30 घंटे का गैप है। जिन व्यक्ति के द्वारा ये सारा खेल रचा गया, जो कंप्लेनेंट इसमें शामिल है, वो भाजपा के, उनके पिताजी भाजपा के सदस्य हैं और वो जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। देखा गया कि आदिवासियों के साथ किस तरीके के धोखे हुए हैं और उस धोखे के चलते पूरी की पूरी जो है सत्ताएं खत्म हो चुकी हैं। क्या जो बाप पार्टी है वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने वाली है या उनके साथ जुड़ने वाली है? नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। इस वीडियो में आज हमारे साथ भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीना जुड़ने वाले हैं। आगे हम उनसे प्रश्न करेंगे तमाम ऐसे मुद्दों पर जो जनता के मन में है, हमारे मन में और आप सभी के मन में है, जो आदिवासियों से जुड़े हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं और तमाम जो राजनीति में इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, इन सभी चीजों से जुड़े हुए इन पर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आदिवासी समुदाय आज भी अपने आप को बाकी जो और कास्ट हैं और जो समाज हैं उनसे अलग क्यों समझ रहा है? क्या ऐसे रीजंस है कि उन्हें लगता है कि हम इक्वल नहीं आ पा रहे हैं या हम इक्वल होना नहीं चाहते, या फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो इनसे काफी अलग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी। देखिए, आदिवासी समाज जैसे बाकी के समाज है, उन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहता है, उन्हीं की तरह देश में अपना जो योगदान है वो देना चाहता है और हर वो जिम्मेदारी अदा करना चाहता है जो कि किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो अलग क्यों है? अलग कई वजहों से अलग है। आदिवासी समाज की अपनी एक संस्कृति है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसका एक सामाजिक तौर तरीका है, उसकी अपनी भाषा बोली जो कि बाकियों से उसे अलग बनाती है, उसकी एक ऐतिहासिक पहचान भी उसके साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ उसे उसकी जो पुरखों की विरासत है वो भी अन्य से अलग बनाती है। और इसको में एक सबसे बड़ी पहचान वो ये है कि वो इस देश के मूलवासी हैं, इस देश में जो मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है वो उनसे हुई है। तो ये पहचान है जो उन्हें उनसे बाकियों से अलग बनाती है। अब ऐसे में अगर हम लोग देखें तो वो किस तरीके का आज के दौर में जिस तरीके की सिचुएशन है वो ये रहा है, वो पीछे कहां पर रह गया है। हुआ ये कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर तक अगर देखें तो चीजें बराबर से चल रही थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उन्हें दरअसल एक तरीके से ताकत के बल पर एक काम किया गया, ताकत के बल पर उसकी पहचान को खत्म करने की साजिश हुई। अंग्रेजी हुकूमत ने वो साजिश रची थी, उसमें उस समय के जो राजे रजवाड़े थे वो भी शामिल थे और ताकत के बल पर उन्हें जो है एक नई पहचान देने की कोशिश हुई थी। उन्हें उनके संसाधनों से बेघर किया गया, उन्हें उनकी जमीन से बेघर किया गया, उन्हें उनके जंगल से बेघर करने का प्रयास हुआ और केवल इतना ही नहीं, उनके जो भी संसाधन उनके पास थे वो सब छीनने की कोशिशें हुई और उसके चलते एक टकराहट जो है देखने को मिली और उसका नतीजा हमने देखा कि देश को आजादी मिली। ये एक चीज हम सब लोग जानते हैं। आजादी के बाद एक उम्मीद की गई थी कि जो नई सरकारें बनेंगी, चाहे देश में, चाहे केंद्र के लेवल पे हो, चाहे राज्यों में हो, वो दरअसल आदिवासियों के साथ न्याय करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया और चाहे वो कानूनी परिदृश्य में समझे तो जिस तरीके के कानून अंग्रेजी हुकूमत में बनाए वही कानून नए नामों से आजादी के बाद भी लागू होते रहे, जिसके चलते जो आदिवासियों के संघर्ष का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। और इसीलिए आज भी आप देखते हैं तो पता चलेगा कि आजादी के आज 78 साल बाद भी आदिवासियों के जो मसले हैं उन मसलों को वो तवज्जो नहीं मिली। आज भी देख लीजिए तो जमीन के लिए आदिवासी लड़ रहा है, आज भी देखेंगे तो वो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, आज भी अपनी भाषा के लिए लड़ रहा है। तो इसीलिए वो दूसरों से अलग दिखाई देता है। आपको हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद एक उम्मीद की गई थी कि जैसे बाकी देश में कानून लागू हैं, जैसे भूमि सुधार का एक कानून लागू हुआ था और कहा गया था कि देश में जो भी 12 साल से अधिक वर्षों से खेती कर रहा होगा, जिस जमीन को भी जोत रहा होगा, वो उस जमीन का मालिक मान लिया जाएगा। लेकिन यही चीज आदिवासी इलाकों में लागू नहीं हुई और उसके चलते जो है एक जो गैप है वो लगातार दिखता रहा। इसी तरीके से जंगल को छीनने को लेकर के जो कानून थे वो आज भी उसी तरीके से लागू हैं। तो ये एक दूरी है जो लगातार बनी हुई है,
दूसरी चीज, जिस मेन स्ट्रीम जिनके पास जिम्मेदारी थी समाज को मुख्य धारा में लेकर के आने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो देश में जैसे बाकी के हक और हुकूक की बात हो रही है, बाकी समाजों को जितना तवज्जो मिल रहा है, बाकी समाज के जो पुरखे हैं उनको जो तवज्जो मिल रही है वो आदिवासियों को भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। आज भी आप देखेंगे तो लगातार आदिवासियों के जो मसले हैं, तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो या मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो, उन सब से वो अलग है, उसे वो तवज्जो नहीं मिलती है जो बाकियों को मिलती रही है, और इसीलिए आदिवासी अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। जी जी। तो सर इसके लिए ये कदम आदिवासियों को उठाना चाहिए कि वो एकजुट होकर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पर अगर सभी होंगे तो पता चलेगा बराबरी का, और जो भेदभाव उन्हें महसूस हो रहा है वो वाकई भेदभाव है या नहीं। इसके लिए उन्हें एक साथ एकजुट होना होगा बाकी समुदाय के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हर स्तर पर वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक और कार्यक्रम होते हैं उसमें जुड़ाव उनका कम होता है कंपैरेटिवली बात करें तो बाकी समुदाय से। देखिए अंकिता जी, आदिवासी क्यों ऐसा महसूस कर रहा है, क्यों दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा, इसका एक पूरा का पूरा वजह है। आप देखिए आज की तारीख में आज ही की एक न्यूज है कि जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, उनके इलाके में एक स्कूल की दीवार गिरी और उसमें एक बच्ची की दबकर के मौत हो गई। ये आज ही की न्यूज है। कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके की एक घटना झालावाड़ में हुई। इस तरीके की घटना आदिवासी इलाकों में लगभग आए दिन होती रहती है, लेकिन वो कोई एक घटना को छोड़ दे तो बाकी तमाम घटनाओं पर वही लिपापोती का काम शुरू हो जाता है। आप देखिए तो आदिवासी इलाकों में स्कूलों की क्या स्थितियां हैं, तो उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से जमीनें छीनी जा रही है उस पर जो है किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपको एक हैरानगी की बात होगी, परसों की एक न्यूज है जहां छत्तीसगढ़ के भीतर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जिन आदिवासियों ने जमीन पर पट्टे के लिए आवेदन किया था उनके रिकॉर्ड्स ही गायब कर दिए गए। सरकार ने कहा है कि डेटा में एरर है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डेटा गायब हो गया है। दरअसल डेटा गायब नहीं हुआ है, ये साजिशन दरअसल उनकी जो हिस्सेदारी, जो कानूनन उनको हक भी मिले हुए हैं, उसे जो है छीन लिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो कभी एक साथ आने की कोशिश नहीं करता, वो हर बार एक साथ आने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए तमाम मसलों पे वो आगे बढ़ चढ़ करके देश में हिस्सेदारी निभाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके मसलों की बात आती है तब कोई उनके साथ खड़ा होता हुआ नहीं नजर आता है। आप एक चीज देखिए कि आज 15 अगस्त है, पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, हम सब लोग उस जश्न में शामिल है, लेकिन क्या किसी भी मंच से आदिवासी नायकों का कहीं कोई जिक्र हुआ? किसी मंच से ये जिक्र हुआ कि तिलका मांझी ने कोई काम ऐसा किया था जो इस देश की आजादी में शामिल है? या जो नारे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगाते हैं, क्या उसमें कोई आदिवासी नायक शामिल है? जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें कोई आदिवासी पुरुषों का, जो हमारे महापुरुष हैं, उनका कोई योगदान है? पुरखों की कोई बातें हैं? या तमाम तरीके की जिन भाषाओं में आज की तारीख में शिक्षा दी जा रही है, क्या उनमें कोई आदिवासी भाषा भी शामिल है? देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो तरफी प्रोसेस है। आप हमेशा उम्मीद करें कि आदिवासी ही चल करके आए और आपके साथ जुड़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको भी, यानी सरकार को भी, मेन स्ट्रीम को भी जाना पड़ेगा उनके साथ में। आज देख लीजिए पूरे के पूरे आदिवासी हिस्सों में, अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही मध्य प्रदेश में जो है वहां पर जो है वन विभाग के कर्मचारियों ने आदिवासियों की झोपड़ियों को उखाड़ दिया था और कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं, जबकि ये वो लोग थे जो सदियों से इस जमीन पर रहते आ रहे थे, देश की आजादी से पहले से उस जमीन पर थे। तो वो अतिक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं जिस देश में कानून ही आदिवासियों के आने के बाद लागू हुआ हो, और वो बाद का कानून कहे कि आपसे पहले वाले जो लोग यहां बैठे हुए थे वो आप अब इलीगल है, अब यहां से जमीनें खाली कीजिए। तो वो कैसे आपके साथ आएगा? आपका कानून उसे अतिक्रमणकारी कह रहा है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में ही, पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर और करौली के भीतर एक डैम बनाया जा रहा है जिसमें कि लगभग 76 गांवों को उजाड़ने की बात हो रही है। जिन 76 गांवों को डिस्प्लेस करने की बात हो रही है उसमें लगभग
50 से ज्यादा गांव जो है आदिवासी बाहुल्य गांव, ऐसा नहीं कि सारे आदिवासी, उसमें गैर आदिवासी भी शामिल है। लेकिन आप देखिए क्या उसको लेकर के कहीं बाहर के हलकों में कोई चर्चा है? क्या कोई उन गांवों के साथ खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है। इसी तरीके से धौलपुर और करौली में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी टाइगर रिजर्व के नाम पर 108 गांवों को खाली करने का नोटिस है। क्या उन गांवों के साथ कोई खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप झारखंड, मध्य प्रदेश आप चले जाइए, चाहे उसके अलावा छत्तीसगढ़ चले जाइए, तमाम तरीके के आदिवासी इलाकों में इसी तरीके की चीजें चल रही है। राजस्थान में भी आप देखेंगे तो आपने पिछले साल एक न्यूज सुनी होगी कि शाहबाद में इतना बड़ा हिस्सा है जंगल का जो काट करके वहां पर जो है वो जो बिजली विभाग वाले जो है कुछ जो है सोलर प्लेट्स लगाएंगे। वो सारा का सारा आदिवासी इलाका है। आदिवासियों की लगातार जमीनें छीनी जा रही है। एक समुदाय जो अपने पहचान के साथ इस तरीके के संघर्ष जुड़ा हुआ, जिसके ऊपर अस्तित्व का संकट है, जो अपने जिंदा रहने पर भी जिसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है, अगर उससे हम ये उम्मीद करें कि वो आकर के हमारे साथ नाचे गाए खेले कूदे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि हम किस बात के लिए संघर्षरत हैं। एक समाज जो अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, और एक दूसरा समाज है जो कोई उससे सुपरफिशियल चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहा है। सपोज दैट इसी बात को हम ले लें, लेकिन दूसरा तो अभी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। पहले एक को सर्वाइवल होना जरूरी है, पहले उसका जिंदा रहना जरूरी है। जब वो जिंदा बचेगा तब जाकर के उससे आगे की चीजें हो पाएंगी। जी जी, तो देखिए, हम पूरे राजनीति में बात करें और राज्य की बात करें, अभी हम मुख्य तौर पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से जनता परेशान है। केवल मैं आदिवासियों की बात नहीं कर रही हूँ, और भी समुदाय हैं और भी समाज हैं जिनमें कई तमाम परेशानियां हैं, छात्रों के साथ परेशानियां हैं। तो क्या जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो बाप पार्टी है, उसका निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो आदिवासी मुद्दों को सब तक लेकर आए, सरकार तक लेकर आए, और आदिवासी समुदाय, आदिवासी क्षेत्रों और जो पूरा वागड़ क्षेत्र है, इनकी आवाज उठाए, बाकी मुद्दों को वो एकदम नजरअंदाज कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको लग सकता है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के नाम में आदिवासी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो सकता है किसी को ये महसूस हो कि सिर्फ हम जो है आदिवासियों की बात करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारत आदिवासी पार्टी अगर पार्टी के तौर पर भी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि बागड़ और बागड़ के बाहर में भी तमाम जो जरूरी मसले हैं। देखिए, एक तो ये चीज हमें समझनी होगी कि पार्टी अभी लगभग 2 साल पुरानी पार्टी है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हमको समझनी होगी कि एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बागड़ में हम लोग हर मसले पे बात नहीं रख रहे। हमने बागड़ से होने वाला पलायन, जिसमें आदिवासी भी शामिल है, आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी जो लगातार कोई नौकरी की तलाश में जा रहा है, कोई मजदूरी की तलाश में, जो बागड़ से जो लगातार पलायन हो रहा है, उस पलायन के मसले पर हमने अपनी आवाज बुलंद की है, चाहे वो संसद के लेवल पर हो और चाहे विधानसभा के लेवल पर हो। तो दोनों जगह हमने बागड़ में के अगर स्पेसिफिक अगर बागड़ की हम लोग बात करें तो जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी हम लोग बात करें। उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो मसला खास करके पानी का जो मसला है, जिसमें कि हमने अपने इलाकों में जहां हमारी जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अपने इलाकों में नहर के लिए और तमाम तरीके की पानी की सुविधाएं, बेसिक जो जरूरतें हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए, जो कि सबकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आदिवासियों को ही पानी चाहिए और गैर आदिवासी को पानी नहीं चाहिए। हम उनकी भी बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए तो स्कूलों के लेकर के हमने लगातार आवाज उठाई। आपने पिछले दिनों झालावाड़ के मसले पे देखा होगा कि हमने वहां से लेकर के जो है प्रधानमंत्री यहां तक अपने विधान जो है लोकसभा तक आपने प्रोटेस्ट भी देखा होगा, जिसमें कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने की बातें हो रही। तो शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, पानी का सवाल हो या स्कूलों का सवाल हो, उन तमाम किस्म के सवालों पे जो हमारी एक सीमित क्षमता के दायरे में है, हम उन तमाम किस्म के सवालों के साथ हैं। और ऐसा ही नहीं सिर्फ बागड़ के बाहर भी आप देखिए तो पता चलेगा कि पिछले दिनों जो आंदोलन हुए थे, जो लगातार नौजवान जो राजस्थान के भीतर कुछ
शिक्षक भर्ती को लेकर के, कुछ जो तमाम किस्म की भर्तियों को लेकर के जो मामला चल रहा था, पुलिस भर्ती को लेकर के, एसआई भर्ती को लेकर के, और उनको लेकर के भी आपने देखा होगा कि तो हमारे विधायक जो हैं लगातार उनको लेकर के भी उनके संबंध में चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि मामला सिर्फ आदिवासियों तक सीमित है, लेकिन एक चीज यहां से क्लियर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आदिवासियों का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, तो हम उस पे भी ज्यादा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ये जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी किसी भी मसले पे हम लोग अपनी बात नहीं रख रहे। हर एक मसले पे जहां हमारी ताकत है, जहां हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उन हर मसला पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी जी, लेकिन देखिए मुख्य तौर पर जो आपने बात करी एसआई भर्ती की, वहां पर अभी तक मैं देखूं तो हम जयपुर में हैं, शहीद स्मारक में करीबन मैं बात करूं तो 105 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम के और जो एसआई भर्ती के, वो 105 दिन से ज्यादा से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और बात करें तो ये जो प्रदर्शन है ये यहाँ ही नहीं, इससे पहले भी कई सालों से चल रहा है। इसमें सचिन पायलट जी जुड़े, हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा जुड़े, और हनुमान बेनीवाल ने तो अभी जो अपने हाथों में इसकी लगाम थामे हुई है। लेकिन हम अगर मुख्य तौर पर देखें तो भारतीय आदिवासी पार्टी से कभी कोई विधायक या सांसद इनके साथ किसी भी इनके धरने पर या इनके प्रदर्शन में या किसी रैली में इनके साथ नहीं जुड़े हैं। और ये सवाल भी जब उठे हैं तो जनता को हमेशा एकदम कहें कि नाखुश हुई है जो अभ्यर्थी है वो भी इस मामले से, कि वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात करें भारतीय आदिवासी पार्टी तो एक नई पार्टी है, जैसा आपने कहा, अभी हाल ही में बनी है। और ये एक बिल्कुल सही बात है कि अभी आप लोग आदिवासी पर इसलिए फोकस कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा स्तर पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, उनकी जो तमाम परेशानियां हैं वो सरकार को नहीं दिख रही हैं शायद। लेकिन जो ये परेशानी है, जो इतना बड़ा राज्य का मुद्दा है, ऐसा एक भर्ती का घोटाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हम बात करें तो राजनीति में। यहाँ पर कभी उनका आना नहीं, ना इस पर कोई ट्वीट, ना इस पर कोई बयान, ये तमाम चीजें नहीं हुई, शायद इस वजह से जो है अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है। जी, मैं तमाम जो साथी वहां आंदोलन में शामिल हैं, धरने पे बैठे हुए हैं या धरने में शामिल नहीं है लेकिन बाहर से जो इस मांग को उठा रहे हैं, देखिए आपको मैं बताऊं, हमारी पार्टी के जो विधायक दल के नेता है राजस्थान विधानसभा में थावरचंद जी ने एक चिट्ठी पिछले दिनों लिखी थी मुख्यमंत्री साहब के नाम पर, और जो अभ्यर्थी उनको गए थे उनके साथ साथ जाकर के कई जगहों पर डेलीगेशन के साथ वो शामिल हो करके, मैं खुद हमारे विधायक दल के नेता की बात कर रहा हूँ थावरचंद जी की, वो खुद गए हैं डेलीगेशन को साथ में लेकर के, जहां भी डेलीगेशन के साथी उन्हें ले जाना चाहते थे, जहां तक भी जाना चाहते थे। तो ऐसा नहीं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि धरने वाली पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं आए, ये आप जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन साथियों के साथ में कभी कहीं गए नहीं है, वो गए हैं। वो जहां कहीं भी धरने वाले, एक डेलीगेशन में आपको बताऊं, शायद पिछले महीने की बात है, एक डेलीगेशन जो इस तमाम तरीके की भर्तियों को लेकर के उनके पास आया था, जिनसे मेरी भी बातचीत हुई थी, और उस डेलीगेशन के साथ में हमारे जो विधायक दल के नेता हैं थावरचंद जी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, साथ ही साथ उन डेलीगेशन को लेकर के अलग अलग नेताओं तक ले जाने का काम, उनको मिलाने का काम, और बाकी की जो आगे की प्रोसेस हो सकती थी, कानूनी प्रक्रिया जिसमें वो उनको जहां जहां जाना था उन सब पे पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। आने वाले दिनों में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आने वाले दिनों में हम लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक जन आंदोलन अपने स्तर से जो है शुरू करने वाले हैं, जो कि बागड़ से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि एक किसी भी आंदोलन को जब तक वो जन आंदोलन में नहीं तब्दील होगा, जयपुर में आंदोलन चल रहा है ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ उसे एक जन आंदोलन में तब्दील करने की जरूरत है, जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब होगा तब जाकर के ये चीजें सही दिशा में जा पाएंगी। जी देखिए, अभी हम बात करें जो भारतीय आदिवासी पार्टी के, आपने विधायक थावरचंद जी की बात करी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी के जो एक और विधायक है, भागीदार विधायक जयकृष्ण पटेल, हाल ही में आपको भी पता है और हमें भी पता है कि रिश्वत मामले में रंगे हाथों पहली बार एक विधायक पकड़ा गया था। और इसको लेकर जो जनता है उसके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि एक विधायक रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़ा गया। और उसके बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी के आपके सांसद है राजकुमार राउत, उन्होंने एक आश्वासन दिया था जनता को कि जल्द ही एक कमेटी बिठाई जाएगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके समक्ष रखा जाएगा। लेकिन ना तो कोई उस पार्टी में से कमेटी बनने की सूचना बाहर आई, ना ही कोई निर्णय आया, और इस बात पर कोई भी ट्वीट या हम कहें कोई भी मीडिया से बातचीत के दौरान कभी कोई जवाब सामने नहीं आया।
जी अंकिता जी, पहले तो मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि विधायक को रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया था। न्यूज जरूर ये फ्लैश की गई थी कि हमने रंगे हाथों पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी की और बताया, दूसरे दिन ये बताया कि पैसे की रिकवरी हुई है। तो लगभग आप देखेंगे तो दोनों घटनाओं में, विधायक की गिरफ्तारी और पैसे की रिकवरी में लगभग 30 घंटे का गैप है। तो ये कहना कि रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, ये एकदम से गलत होगा। अब आते हैं यानी कि वो दूसरे हिस्से पर। जी जी हिसाब से बता रहे हैं जी, कि वो रंगे मैं हाथों पकड़ा बिल्कुल गया, ये सूत्रों के हिसाब से है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं जो सूत्र आपके ने बताया। लेकिन मैं जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि जो है 4 तारीख को, 4 मई को विधायक की गिरफ्तारी हुई और उसके लगभग 30 घंटे बाद पुलिस जी ने के द्वारा बताया गया, जो राजस्थान सरकार की जो एजेंसीज थी उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 30 घंटे के बाद कि वहां से, जहां से विधायक की गिरफ्तारी हुई, उससे कोई लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर के कहीं पर किसी प्लॉट में पैसे की रिकवरी हुई है। तो ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। 24 से 30 घंटे के बाद अगर कोई चीज पकड़ी जा रही है, तो उसको अगर हम लोग एक साथ क्लब करके देखें और ये कहें कि दोनों एक साथ जुड़ी हुई है, ये गलत होगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आपके जो बात कही कि भारत आदिवासी पार्टी ने, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि बता रहा हूं कि भारत आदिवासी पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी का पार्ट मैं भी था, मैं भी उसका एक मेंबर था। और मेरे साथ जी साथ उस पार्टी के उस कमेटी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल थे, साथ साथ जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में है कांतिलाल रोध जी शामिल थे। और जो है जी एक दो जो हमारे जनप्रतिनिधि भी उस कमेटी के पार्ट थे, जिसमें हमारे विधायक साहब भी शामिल थे। कमेटी ने जांच की थी, कमेटी जो है जयपुर भी आई थी, कमेटी उन लोकेशंस पे भी गई थी जहां पर पुलिस के द्वारा बताया गया कि यहां से पैसे की रिकवरी हुई है। इस तरीके का जो भी घटनाक्रम पुलिस के द्वारा बताया गया था, हम तमाम जगहों पर गए थे। और एक चीज पता चली, और वो ये था, और उसमें हमने उससे पहले के भी कुछ घटनाक्रमों को जब जाना, तो पता चला कि एक साजिश जो है एक जगह से शुरू हुई, और वो थी बागड़ के ही एक बड़े पुराने कांग्रेसी और नए भाजपाई नेता है महंजीत सिंह मालवीय। वहां से एक पूरी की पूरी साजिश शुरू हुई, और साजिश ये थी कि चुनाव के कुछ दिनों बाद, चुनाव परिणाम के कुछ दिनों बाद ही एक बयान उन्होंने दिया था पब्लिक में। वो बयान आज की तारीख मौजूद होगा। और उस बयान में उन्होंने कहा था कि ये जो बागीदौरा की सीट है, इसे तो मैं मात्र 6 महीने में खाली कराऊंगा। जी और 6 महीने में खाली कराने को लेकर के फिर वहां से एक पूरा का पूरा षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसमें पूर्वी राजस्थान के कुछ लोगों को शामिल किया गया। वो सवाल लगाने से लेकर के तमाम तरीके की चीजें आप देखेंगे तो सवाल लगाया जा चुका है, सवाल का जवाब आ चुका है। और जिन सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, पुलिस की ओर से कहा गया कि जो सवालों के जवाब आ चुके उन सवालों को हटाने की बात हो रही है। लेकिन उस पूरी प्रोसेस को आप देखेंगे तो ये यहां तक तो संभव है कि किसी ने सवाल लगाया और जवाब के आने से पहले सवाल हटा लिया। यहां तक तो समझ में आता है कि कोई किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन जवाब मिलने के बाद ब्लैकमेल हो, यह संभव नहीं। दूसरी चीज इसमें जो चीज शामिल थी, जिन व्यक्ति के द्वारा ये सारा खेल रचा गया, जो कंप्लेनेंट इसमें शामिल है, वो भाजपा के, उनके पिताजी भाजपा के सदस्य हैं और वो जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो खुद व्यक्ति पॉलिटिकल है, वो वकील है, और उनके साथ साथ वो पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ये समझ से एकदम परे है कि वो ऐसे व्यक्ति को, जो अभी जिसको विधायक की पद की शपथ लिए हुए 7 दिन हुए हैं, क्योंकि 3 जुलाई को उन्होंने शपथ ली थी जो है जयकृष्ण पटेल जी ने, और उन्होंने सवाल लगाया था 11 जुलाई को। तो ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ 8 दिनों के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का पहली बार सदस्य बन रहा हो, जो पूर्वी राजस्थान के बारे में जानता भी ना हो, और वो सिर्फ 8 दिन के भीतर ये सारा खेल करे। और विदिन 1 महीने के भीतर, मतलब 24 जुलाई को सवाल का जवाब भी आ गया और कहा गया अप्रैल में, जुलाई के क्वेश्चन को लेकर के अप्रैल में शिकायत दी गई कि उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके की कोई बात कह रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा ट्रैप था। उस ट्रैप को हमने देखा था, और ट्रैप में वो चाहते थे कि पूरी पार्टी को इसमें लपेटा जाए। लेकिन जब हमने अपने लीगल एडवाइजर्स से बात की, जो हमारे इस केस को जो साथी देख रहे थे, उन सबसे जब बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरिट नहीं है। इस केस में ये जरूर है कि समय जरूर लग सकता है, न्यायपालिका की जो प्रक्रिया उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन न्याय होगा। और आज जब हम लोग देखते हैं, कुछ 2 दिन पहले जिन बेसिस पर जमानत मिली है,
वो हमारे उस तमाम चीजों को ये पुख्ता करता है कि हमारे जो हम ये लगातार कह रहे थे कि राजनीतिक षड्यंत्र के हम लोग शिकार है, हमें जो है निशाना बनाया गया, पॉलिटिकली निशाना बनाया गया, और उसको ये चीज साबित करती है कि हम निर्दोष थे और आने वाले दिनों में हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और हमें ये पूरा यकीन है कि हमारे विधायक जो हैं, बागीदौरा के जो विधायक हैं, वो निर्दोष साबित होंगे, वो एकदम जो है बेदाग बाहर निकल करके आएंगे। जी जी, देखिए, ये एक सामान्य तौर पर बात है कि अगर कोई भी बहुत अच्छी चीज है और उस पर एक छोटा सा भी मामूली दाग लग जाता है तो उसे साफ करने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो एक तीसरे मोर्चे के रूप में, यकीनन बात है, राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ रही थी, क्योंकि 4 विधायक, 1 सांसद होना बहुत बड़ी बात है। तमाम जो बाकी पार्टी है उनके, अगर हम एक्सपीरियंस को और उनके तजुर्बे को देखें तो, और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो जल्द ही इतना स्टेबल हो गई आदिवासी समुदाय के लिए भी, लेकिन अब जो ये दाग उस पर लग चुका है तो जो छवि है वो थोड़ी धूमिल हो चुकी है। तो क्या भारतीय आदिवासी पार्टी कई ऐसे प्रयासों को कर रही है जिससे जो ये छवि बिगड़ी है वो जल्द ही सुधर जाए, और जो ऐसी हरकत हुई है अभी जो आपके विधायक के साथ, ये कभी फिर भविष्य में ना हो? देखिए, एक चीज अंकिता जी मैं बताऊं, नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी कोशिश हुई थी इस बात की कि किसी तरीके से बीएपी को रोका जाए। ये पूरा एकदम से क्लियर है और ये आम जनता भी इस बात को महसूस करती है, और आदिवासी इस बात को और अच्छे तरीके से इसलिए महसूस करता रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पूरा इतिहास है जहां देखा गया कि आदिवासियों के साथ किस तरीके के धोखे हुए हैं, और उस धोखे के चलते पूरी की पूरी जो है सत्ताएं खत्म हो चुकी हैं। ये पहला नहीं था कि जो बीएपी के ऊपर हमला हुआ, बीएपी से पहले भी तमाम इस तरीके की जो पार्टियां बनी और खास करके आदिवासी पार्टियां थी देश के अलग अलग हिस्सों में, सब पर ये हमले हुए हैं। लेकिन हम एक बात कहते हैं, क्योंकि हम हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जिस तरीके से हमारा लोगों के साथ कनेक्शन है, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में उठते हैं बैठते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है और जिस तरीके से हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं और उनको ट्रेंड कर रहे हैं, हमें इस बात में पूरा यकीन था और हमारे लोगों को पूरा यकीन था। एक एक हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का जो सदस्य है, इस बात का उसे पूरा भरोसा था कि हमें जो है हम निर्दोष बाहर निकलेंगे। और आने वाले दिनों में इस बात के साथ साथ एक इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को एक चेतावनी के तौर पर भी वो देख रहा है। वो देख रहा है कि किस तरीके से चीजें हो सकती है, किस तरीके से उसे फंसाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में वो और सचेत होकर के काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रुक रहा है। आपने देखा होगा धीरे धीरे पार्टी का विस्तार अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। तो वो इन चेतावनियों को समझते हुए, इन खतरों को समझते हुए वो आगे बढ़ रहा है, और हम एकदम से पूरा यकीन है कि आने वाले जो 2028 के चुनाव है उसमें हम दमदारी से अपना जो है दमखम दिखाएंगे। जी, और अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो भील प्रदेश का मुद्दा है वो राजस्थान की राजनीति में बहुत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हमने देखा है पक्ष विपक्ष इस पर करें हम कि व्यंग कर रहा है और कह रहा है कि ये तार्किक बात नहीं है, और कई तमाम चीजों को लेकर इस पर हम कहें कि बातचीत की जा रही है राजनीति में। आपका क्या कहना है, क्या भील प्रदेश की जो ये मांग है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 4 राज्यों के तमाम जो हिस्सों को हटाकर भील प्रदेश की मांग करना कितना जायज है और कितना नहीं, और कितने स्तर पर ये एक वाजिब मांग है? आप आज हम आजादी का 78वां जो है वो मना रहे हैं वर्षगांठ। 1947 से पहले के 78 साल पहले की कहानी ले लीजिए, तब बहुत लोगों को यकीन भी नहीं था कि ये देश आजाद हो सकता है अंग्रेजी हुकूमत से। ये कहा जाता था कि अंग्रेजी एम्पायर इतना बड़ा है कि एक हिस्से में सूरज छिपता है तो दूसरे में निकल आता है और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यही बात इससे पहले के एम्पायर्स को लेकर के कही जाती थी कि मुगल एम्पायर इतना पावरफुल है, अशोकन का एम्पायर इतना पावरफुल है कि उसे चुनौती ही नहीं दी जा सकती है। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, राजनीति में और खास करके डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बशर्ते आपकी मांग जो है संविधान के दायरे में हो। अगर आपकी मांग संविधान के दायरे से बाहर जाती है तब जो है वो खतरनाक चीज हो सकती है, लेकिन अगर मांग संविधान के दायरे में है
तो वो खतरनाक नहीं है और उसका बनना भी नामुमकिन नहीं है। आप देखिए कि एक बात लगातार कही जा रही थी, 1927-28 में पहली दफा झारखंड बनने की मांग उठी थी और तब भी लोग ये कह रहे थे, उस समय जो है आदिवासी प्रदेश के नाम से बात हो रही थी। 1948 में पहली बार झारखंड पार्टी बनी और झारखंड पार्टी के नाम पर 2000 में जो है झारखंड स्टेट बना। तो वैसे ही अगर आज हम लोग देखें तो झारखंड प्रदेश को बनने का जो रास्ता है वो लगभग 73 साल का है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, इसी तरीके से तेलंगाना की बात ले लीजिए, तो 1940 के दशक में तेलंगाना का मूवमेंट शुरू होता है, तेभागा तेलंगाना, और प्रदेश कब बन रहा है? अभी कुछ वर्ष पहले। बिल्कुल। इसी तरीके से राजनीति में ये जो चीजें असंभव सी दिखती हैं, जब महाराष्ट्र और गुजरात एक था और जब गुजरात के लोगों ने ये बात की कि हमें महाराष्ट्र से अलग किया जाए हमारी अपनी एक पहचान के आधार पर, तब भी इस तरीके की मांगे उठी थी। तब भी बहुत सारे महाराष्ट्र के लीडर्स थे जिन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुजरात अलग बना। इसी तरीके से पंजाब से अलग जब हरियाणा हुआ था तब भी यही बात कही गई थी कि नहीं, अलग प्रदेश नहीं बन सकता, लेकिन अलग प्रदेश बना। वैसे ही जो लोग आज की तारीख में तंज कस रहे हैं, ये अभी तंज कसेंगे, कुछ दिनों बाद ये विरोध में आएंगे और उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद ये स्वीकार कर लेंगे। तो हमें उनके तंज कसने से कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी बात पर दमदारी से टिके हुए हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश की मांग या किसी भी प्रदेश का बनना, ये हमेशा से देखा गया है, खास करके भारतीय इतिहास में ये जाना गया है कि जितने छोटा प्रदेश होता है विकास के रास्ते पर उतना ही अच्छे से चलता है, उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है। और इसीलिए लगातार आप देख लीजिए अभी की जो सरकार, जो लोग बीजेपी के लोग आज की तारीख में विरोध कर रहे हैं, उन्हीं से ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख को अलग किया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया था। किस हिसाब से बनाया? जाहिर सी बात है प्रशासनिक आधार पर बनाया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लद्दाख की जरूरतें है, इसलिए अलग से यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जी। इसी तरीके से उससे पहले जो प्रदेश बने हैं, कांग्रेस के जो साथी लगातार इस बात को कह रहे हैं, वो भी, उनको भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि अलग अलग प्रदेश उनके दौर में भी बने हैं, तेलंगाना से लेकर बाकी प्रदेश। जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना था तब उस समय एनडीए की सरकार थी। तो इस तरीके से प्रदेशों का बनना जो है कानून सम्मत मांग है, कानून के दायरे की मांग है। हाँ, ये जरूर होता है कि कोई पार्टी जो उसे बना रही है वो उसमें अपना कितना पॉलिटिकल बेनिफिट देखती है। पार्टियां अपना पॉलिटिकल बेनिफिट, जो केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, वो अपने पॉलिटिकल फायदे और नुकसान के हिसाब से ये काम समय से पहले या समय के बाद जरूर लेती रहती है। वो थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन प्रदेश बनते हैं। और इसमें प्रदेश का बनना, कोई भील प्रदेश का बनना कोई जो है गैर कानूनी मांग नहीं है, असंवैधानिक मांग नहीं है। इसीलिए हम उस मांग के साथ में हैं, हम भील प्रदेश के साथ में हैं। और भील प्रदेश की मांग को लगभग 100 साल पुरानी मांग है। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर जो आंदोलन चला था, जहां आज भी मानगढ़ में जहां जो है हर साल मेला लगता है, वो उन्हीं शहीदों की याद में लगता है जो अलग प्रदेश की मांग को लेकर के 1913 में आंदोलन कर रहे थे। 1913 से लेकर, उससे पहले से चली आ रही मांग, लेकिन अगर हम 1913 को भी मार्क करके चलें तो आज लगभग 112 साल हो चुके हैं भील प्रदेश की मांग को चलते हुए। जी, देखिए आप ये बात की जो बीजेपी के तमाम, हम बात करें नेता जिनसे हमारी इस बारे में बातचीत हुई, या फिर विपक्ष के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि हाल ही में जो नई पार्टी बनी है, यानी उनका कहना, भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि केवल वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी पार्टी को स्टेबल करने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है और इसलिए इतना हाईलाइट करी जा रहा है इस भील प्रदेश के मुद्दे को। देखिए, राजनेता हैं, राजनेताओं का काम राजनीति करना है। अगर वो राजनीति ही छोड़ देंगे तो फिर और क्या काम करेंगे? देखिए, मांग के साथ अगर विपक्षी पार्टी है, दूसरी अलग पार्टियां हैं जो कंपटीशन में है हमारे साथ में, तो जाहिर सी बात है जो पार्टी हमारे साथ कंपटीशन में है, दोनों पार्टियों की बात करें तो जाहिर सी बात है वो दोनों ही अपने अपने तरीके से हमारी मांग का सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी।
उसमें वो अपना नफा और नुकसान देखेगी। तो ये जो वो कह रहे हैं उसमें कोई, अगर मैं कहूं तो कोई बुरी बात नहीं कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से ठीक बात है, वो उनके हिसाब से ठीक कह रहे हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो जब झारखंड प्रदेश की बात होती थी तब भी वो ये कहते थे कि वनांचल बनाया जाएगा, वो वनांचल के पक्ष में होते थे, झारखंड के नाम के भी पक्ष में नहीं थे। लेकिन अंततः झारखंड बनाया और उसी एनडीए की सरकार में बना जो उसका विरोध कर रही थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। देखिए, उनका कहना है कि जिस वक्त झारखंड, तेलंगाना और जो तमाम और भी बदलाव हुए देश में, वो पहले की बात थी। आज के दौर पर अगर हम देखें तो लोकतंत्र, संविधान सभी के तौर पर ये मांग जायज नहीं है और इसे पूरा करना अब शायद असंभव सा है। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं है। आप अंकिता जी जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत फैसला करता है। कोई व्यक्ति में और आप बैठ के अगर सोचें, हम दोनों अगर इंडिविजुअल के तौर पर सोचें कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो वो एक अलग निजी राय हो सकती है। लेकिन अगर फैसला बहुमत से लिया जाता है जी, तो ये असंभव चीज नहीं है। राजस्थान के जिन हिस्सों को लेकर के हम भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जिस हिस्से में हम गुजरात के जिन हिस्सों को शामिल कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिन हिस्सों, अगर वहां की जनता इसमें शामिल है, इस मुहिम में शामिल है, वहां के जनप्रतिनिधि अगर इस मुहिम में शामिल है, तो ये कोई असंभव बात नहीं है। ये एकदम नामुमकिन जैसी चीज नहीं है। जब झारखंड बन रहा था तब बिहार के बाकी हिस्सों के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन झारखंड क्षेत्र से आने वाले विधायक उनके साथ में थे। सेम वही बात हम कह रहे हैं कि अगर झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के जिन हिस्सों को लेकर के हम भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उस हिस्से के जनप्रतिनिधि अगर उसमें शामिल हैं, वहां के लोग अगर उसमें शामिल हैं, तो वो कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको नहीं माना जा सके। वो सत्ता जो है वोट के हिसाब से चलती है। लोग उनको वोट देंगे जो भील प्रदेश की मांग का समर्थन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिनको भील प्रदेश के नाम पर वोट मिलेगा वो उसके साथ में होंगे आने वाले दिनों में। और कांग्रेस हो या बीजेपी, आपने देखा होगा पिछले दिनों तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेताओं के, जो लगातार खास करके इस इलाके से आ रहे हैं, उनके सुर बदले हुए, वो भील प्रदेश के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता का दबाव है। यह किसी एक पार्टी के कहने से नहीं होता है। अंकिता जी, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जब जन दबाव काम करना शुरू करता है तब चीजें पलटना शुरू हो जाती हैं। तो जनता तय करेगी भील प्रदेश का आगे कैसे भविष्य होगा। जी जी, और देखिए, दूसरे स्तर पर हम बात करें तो हाल ही में जो सांसद हैं बा पार्टी के राजकुमार रॉथ, उनकी लोकसभा की एक तस्वीर आई थी, बैरिकेड्स पर चढ़ते दिखाई दिए थे वो। और आपको भी पता है वो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है वोट्स की चोरी को लेकर। तो तमाम ट्विटर पर एक हम कहें कि कंट्रोवर्सी या फिर जनता का विचार है कि क्या जो बाप पार्टी है वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने वाली है या उनके साथ जुड़ने वाली? नहीं, मैं आपको दो चीज बता दूं। सिर्फ इतने से ही हम ये कयास लगा लें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, वो जो कॉल दिया गया था वो तमाम विपक्षी दलों का कॉल था, विपक्षी दलों का कॉल था। अब क्योंकि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम विपक्षी पार्टियां उसमें साथ में हैं। उस समय जब ये कॉल दिया जा रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, न कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से। ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, उनका कॉल है। ये संसद के भीतर से दिया गया कॉल है। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ वहां पर भारत आदिवासी पार्टी ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आरजेडी हो, या उसके अलावा तमाम बाकी की पार्टियां, वो तमाम लोग जो है उस जो है मुहिम में शामिल थे, उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। और जहां तक बैरिकेड्स की बात है, देखिए, संसद सदन से लेकर के अगर हम लोग चुनाव आयोग का रास्ता देखें तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। सांसद क्या मांग कर रहे थे? सांसद एक बात कह रहे थे कि चुनाव आयोग हमसे बातचीत करे,
हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब दे, इतनी ही बात थी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, जाहिर सी बात है बैरिकेड लगाए हैं रोकने के लिए, तो जो लोग चुनाव आयोग से मिलना जाना चाहते हैं वो बैरिकेड्स तोड़ेंगे भी, बैरिकेड टूटेंगे तो बैरिकेड्स पे चढ़ना भी होगा, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया किसी भी जन आंदोलन का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इसके विरोध में जाने की बजाय इसे सेलिब्रेट किए जाने की जरूरत है कि आपके सांसद आपके वोट को लेकर के इतने सजग हैं कि वो बैरिकेड्स तोड़ने को राजी हैं। तो ये तो सेलिब्रेट की जाने वाली बात है, अच्छी बात है। और ये इस बात की भी निशानी है कि आपके जो नेता हैं, आपके जो सांसद हैं, वो अभी भी आपसे सरोकार रखते हैं, अभी भी सड़क पर उतरने को राजी है, उनको कहीं कोई एसी की आदत तो नहीं लग गई है। तो ये राजकुमार जी ने चढ़ के साबित कर दिया कि नहीं, वो अभी भी बैरिकेड्स फांद सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है जी। और दूसरी हम और अंतिम बात करें इस वीडियो की, तो ये है कि हाल ही में देखा गया कि आदिवासी समुदाय के जो कुछ महापुरुष हैं, उनके इतिहास के साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, या जो भी बातचीत रही, इस पर आपका क्या कहना है? और उसके बाद मैंने देखा एक पुस्तक लिखी गई है, आपके द्वारा ट्वीट भी आया था कि अगर आप एक छोटे से पार्ट हटाने की कोशिश करेंगे तो हम एक पूरी किताब लिख डालेंगे। देखिए अंकिता जी, अभी कुछ दिन पहले 9 अगस्त को ये खबर आई थी कि राजस्थान सरकार ने जो स्कूली बच्चों का जो पाठ्यक्रम था, वो 5वीं और 6ठी क्लास की किताबें थी, जिसमें कि बीरबाला कालीबाई भील की जो हिस्सा था, जो पाठ था, उसे हटा दिया है। ये पहली बार नहीं है अंकिता जी जब उनको हटाया गया है। आप देखिए तो पूरे पाठ्यक्रम, जितना भी स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम है, वो सारा पाठ्यक्रम हटा करके देखिए तो जो जहां से मैंने शुरुआत की, आप देखेंगे उसमें आदिवासी कहीं नहीं दिखते हैं। उस पूरे पाठ्यक्रम में आप देख लीजिए, स्कूली पाठ्यक्रम में आदिवासी आपको एकदम से गायब मिलेंगे। कॉलेज में भी जो इतिहास का पाठ्यक्रम है उसमें भी आदिवासी गायब है। आदिवासी कहां आपको दिख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा जनगणना रजिस्टर में, और या फिर कहीं किसी सांस्कृतिक समारोह हो तो नाचने गाने के लिए उसको लाया जाता है। और इसीलिए जब ये पाठ हटाया गया था, उससे पहले एक चिट्ठी जो उदयपुर के सांसद है मन्नालाल रावत, उनकी तरफ से लिखी गई थी, और उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए इवन गोविंद गुरु के दौर के अभी जो आंदोलन है उसको भी हटाने की बात कही थी, और साथ साथ बीरबाला कालीबाई कलासुआ के पाठ को भी हटाने की बात कही थी। वो चिट्ठी अभी पब्लिक डोमेन में, आप सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसको संदर्भ करते हुए मैंने अपनी बात की, मैंने कहा कि ये एक पुस्तक है जिसका टाइटल है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। इस पुस्तक को जब मैंने लिखा था तो इसका मकसद यही था कि जो हमारा योगदान है इस देश को बनाने में, आज आजादी का हम लोग 78वीं सालगिरह मना रहे, लेकिन आदिवासी कहीं नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उनके भाषण में कहीं आदिवासी का जिक्र नहीं है, आदिवासी पुरखों का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं, हमने किया, लेकिन उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जब ये किताब लिखी गई राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, तब इसमें मैंने उन तमाम आदिवासी पुरखों को जगह दी गई, जिसमें कालीबाई कलासुआ भी इसमें शामिल है। इसको आप देखेंगे तो इसमें अंतिम जो चैप्टर है वो कालीबाई कलासुआ के जो आंदोलन है उन सब के बारे में मैंने जो है उनको शामिल किया। ये आप देख सकती है तस्वीर में। बिल्कुल। और इसका मकसद यही था कि हमारे लोग हमारे पुरखों के योगदान को भूले ना। सरकार को और मन्नालाल रावत जी को कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें पाठ्यक्रमों से हटाने की, आप एक पाठ हटाएंगे हम किताबें लिखेंगे। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि आदिवासी जो पुरखे हैं उन्हें सामूहिक जो स्मृतियां हैं, गैर आदिवासियों की भी जो स्मृतियां हैं, उनसे गायब कर दिया जाए। उन्हें ये दिखाया जाए कि इनका कुछ है ही नहीं इस देश में हिस्सेदारी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने वो बात कही कि आप एक पाठ हटाएंगे हम किताबें लिखेंगे। और इसीलिए ये किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी लिखी गई। और इसमें हमने जो है देश के प्रमुख जो आदिवासी नायक थे उन सबको तवज्जो दी गई और ये एस्टेब्लिश किया कि इस देश को बनाने में हम सबसे आगे हैं। जी जी, धन्यवाद जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी जनता को जो तमाम प्रश्न उनके मन में थे, हमारे मन में थे, इनका बखूबी आपने जवाब दिया।
और बहुत अच्छे से आपने तमाम चीजों को सामने रखा, एकदम स्पष्टीकरण किया और जो पार्टी पर एलिगेशंस लगे हैं उनका भी आपने बखूबी जवाब दिया कि एलिगेशंस क्यों हैं, कैसे हैं, क्या षड्यंत्र है, क्या कुछ है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।